देखिए, मुख्तसर ये है कि लड़ाई का एक पहलू खत्म हो गया है और उस पहलू के अंदर हमने देखा है कि ईरान पूरी तरीके से जीत गया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जीत गया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जहां से कि सब जानते हैं 20% ऑफ द ऑयल एंड गैस जाता है दुनिया का, वो उनके पूरे कंट्रोल में है। तो वो उनकी एक जीत हो गई। दूसरा ये है कि उन्होंने जो अपनी रणनीति बनाई है वो कुछ ऐसी है कि सब कुछ अंडरग्राउंड है। और जिसको बहुत संक्षिप्त में कहा जाता है, उनकी रणनीति है कि हमें मिसाइल और ड्रोन की डोमिनेंस, मतलब हम इन दोनों एरियाज में बहुत ज्यादा हो दुश्मन से, और उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी है। तो ये एक दौर खत्म हो गया है जो पूरी तरीके से ईरान के हक में चला गया है। इसीलिए हमने देखा कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अभी भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ईरान की जीत हुई है। तो वो 15 पॉइंट प्लान दिया है ईरान को पाकिस्तान के थ्रू, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जो जीती हुई साइड होती है वो देती है अपना प्लान, ना कि वो साइड जो नहीं जीती है। तो पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान मीडिएटर है। तो अब ईरानियों ने भी अपना 5 पॉइंट का प्लान जो है वो अमेरिका को दे दिया है, और उस 5 पॉइंट्स में जो खास 3 बातें हैं वो बिल्कुल सामने आ जाती हैं जो एक जीती हुई पार्टी ही कर सकती है। और वो 3 बातें ये है, एक तो वो ये कह रहे हैं हमारा जितना नुकसान हुआ है इस लड़ाई में, जो हमारा मटेरियल नुकसान हुआ है, ह्यूमन लाइव्स लॉस्ट है, आप उन सबको कॉम्पेंसेट करिएगा। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल है, जो बिल्कुल बेनखा है, कंट्रोल में नहीं है अमेरिका के, आप उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि इजराइल अभी भी लड़ाई करना चाहता है और कर रहा है। ये उनकी दूसरी डिमांड है। तीसरी उनकी जो डिमांड जो बहुत अहम है वो ये है कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है, वो तकरीबन ये चाहते हैं कि ये अब स्ट्रेट ऑफ ईरान बन जाएगा, ये हमारी सॉवरेनिटी में आ जाएगा। हम तय करेंगे कि यहां से कौन से टैंकर क्या जा सकता है, हम तय करेंगे यहां पर क्या टैक्स लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, हम तय करेंगे कि यहाँ पे पेट्रो डॉलर में ट्रेड होगा कि पेट्रो युआन में होगा। कहने का मतलब ये है, जब आपकी सॉवरेनिटी में आपके पास कोई चीज होती है तो फिर आप ही तय करते हैं क्या होगा। तो मैंने कहा ये पहली फेज खत्म हो गई है। अब जो है अमेरिकन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आज उनके सामने ये है कि वो छोड़ के भी नहीं जा सकते। छोड़ के जाने का मतलब ये है कि ईरान का कब्जा रहेगा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में, और उससे बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका की प्रेस्टीज का और दुनिया में बहुत ज्यादा होगा। तो अब कुछ बातचीत चल रही है कि हम कुछ लिमिटेड फोर्सेस को, स्पेशल फोर्सेस को, एयरबॉर्न फोर्सेस को अब हम लाएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि मेरी बातचीत चल रही है ईरान के साथ। ईरान ने कह दिया है कोई बातचीत नहीं चल रही। तो उन्होंने खैर फिलहाल जो उन्होंने 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम दिया था उसको अब उन्होंने आगे खिसका के 10 अप्रैल तक का कर दिया है। तो अब 10 अप्रैल के बाद जो है वो कहते हैं कि अगर हमारा अल्टीमेटम ये होना चाहिए पूरा जो हमने बताया है, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट्स वगैरह पे अटैक करेंगे। पर जैसे देखा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रिलायबल प्रेसिडेंट नहीं है, वो अक्सर झूठ बोलते हैं। तो अब क्योंकि जब उनकी आ जाती है स्पेशल फोर्सेस पूरी जो आ गई है तकरीबन, तो अभी देखना पड़ेगा कि वो अगला एक्शन क्या लेते हैं। परवीन जी, जब हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, इस्लामाबाद में डायलॉग का सिलसिला जारी है। तुर्की, सऊदी अरबिया और इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं, कल की खबर थी कि शहबाज शरीफ ने 1 घंटे तक मसूद पेज़ेशकान से बातचीत की। तो आपको लगता है कि इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पर ये अच्छी बात है कि उनकी बातचीत हुई है ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। बाकी ये जो 3 प्लेयर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, इजिप्ट, तुर्की, ये कोई मतलब खास प्लेयर्स हैं नहीं इस गेम में। जो गेम के प्लेयर्स हैं वो अमेरिका है, और अमेरिका ने कहा है कि हमारी मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है। दूसरा जो है वो ईरान है, तो ईरान जो है उनसे उनकी बातचीत हुई है 1 घंटा जैसे आप बता रहे हैं। और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो चाइना और रशिया है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान मीडिएशन करे। अब इससे हल क्या निकलेगा वो यहां तय नहीं होगा। मीडिएशन वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में आज अगर कोई भी मुल्क इस चीज की मीडिएशन कर सकता है
अगर कोशिश भी कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी है। बिल्कुल। इस हमला के पीछे जैसा कि कहा जा रहा है कि इसराइल की वजह से अमेरिका इस जंग में आया, अमेरिका का अपना कुछ हदफ नहीं, आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जो है बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कई अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि इजराइल अकेले जो है वो ईरान से नहीं लड़ सकता है। इजराइल कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मैं अमेरिका को इस जंग में शामिल कर लूं, तो वो उसमें कामयाब हो गया, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स रहे होंगे, पर जो फैक्टर हमें सामने दिखाई दे रहा है वो यही है कि दिसंबर के महीने में नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले थे अमेरिका में एक दो बार, और दोनों को उन्होंने बताया था ट्रंप को कि देखिए, जैसे वेनेजुएला में हमने ऑपरेशन किया था, अगर हम टॉप लीडरशिप को हटा दें तो बाकी सब कुछ हमारी गोदी में आ जाएगा। तो इनको भी लगा कि चलिए शायद गोदी में आ जाएगा, पर मैं समझता हूं ये कोई खास बड़ा फैक्टर नहीं है। कुछ और भी फैक्टर रहे होंगे जिसके बारे में लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि अमेरिका में इजराइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है। कहा जाता है कि जो अमेरिका की पॉलिसीज है मिडिल ईस्ट के लिए, जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, वो इजराइल तय करता है, तो उसमें भी सच्चाई है। और कुछ वो और बातें भी हो रही है एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, तो अब क्या है बात वो कहना मुश्किल है, पर यह बात तय है कि अभी जब वो ले आया है प्रेसिडेंट ट्रंप को इस लड़ाई में, अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको पॉज दिया है लड़ाई को, नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अमेरिका तय नहीं करेगा कि इजराइल कब लड़ाई को बंद करेगा, हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे। ये जो वेस्ट एशिया है, खासतौर पर जिसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है, इसका फ्यूचर अब क्या होगा? स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरह पूरी दुनिया का ताल्लुक है, 20% वहां से तेल जाता है, खासतौर पर जो गल्फ के देश है उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और अब ईरान कह रहा है कि उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। अब तक तो मुकम्मल तौर पर फ्री था, टैक्स लगाने की बात हो रही है, तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, इन मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो वेस्ट एशिया है ये एक बहुत ही अहम इलाका है, क्योंकि इसका असर ऑलरेडी पड़ रहा है दुनिया के ऊपर, दुनिया की इकोनॉमी पर, ऑयल पर, गैस पर, फ्यूल पे, फर्टिलाइजर्स पे, पेट्रोकेमिकल्स पे, हर जगह फर्क पड़ रहा है। क्योंकि यहां से, जैसे आप जानते हैं, इतना तेल जाता है, गैस जाता है, फर्टिलाइजर जाता है, तो अगर ये अब जैसे ईरान के कब्जे में है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ईरान के कब्जे से कोई खींच सकता है। मेरे हिसाब से अभी अमेरिका को जो अपनी हार कबूल करनी पड़ेगी और ईरान से बात करनी पड़ेगी कि अब हम किस तरीके से आगे चलें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि मेन मुद्दा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो अब ये, अगर जैसे मैंने आपसे बताया, ईरान के पास रहता है, तो इससे ये रीजन नहीं, पूरी जियोपॉलिटिक्स दुनिया की बदल जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि आज दुनिया यूनिपोलर नहीं है। यूनिपोलर का मतलब सिर्फ एक बड़ी ताकत अमेरिका नहीं है। आज दुनिया मल्टीपोलर है, जिसमें तीन बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में ईरान के पीछे दो बड़ी शक्तियां खड़ी हैं, चाइना और रशिया। तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जो है वो इस एरिया से बदलेगी। इस एरिया की अहमियत ये है क्योंकि ये वो एरिया है जहां पहली बार मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका डायरेक्टली किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। क्या इस जंग में रूस और चीन खुलकर है ईरान के साथ? क्योंकि देखा जा रहा है कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो ज्यादा मजबूत नहीं है, और इसराइल टारगेट किलिंग करने में लगातार कामयाब हो रहा है ईरान में, और ईरान का जो फाइटर प्लेन है वो भी कोई ज्यादा सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर रूस और चीन का सपोर्ट रहता तो शायद ईरान की एयरफोर्स इतनी कमजोर ना रहती। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था, ये सोच बदलनी है। आप ही नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी ये पूरी सोच बदलनी चाहिए कि 21वीं सदी की लड़ाई 20वीं सदी की लड़ाई नहीं है। 20वीं सदी की लड़ाई में होता है हवाई जहाज, उसमें होता है बहुत सारे टैंक्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, बड़े बड़े जहाज हो। ये दूसरी लड़ाई है जहां पे की स्पेस होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना लड़ाई नहीं हो सकती। उन चीजों में आज जो है चाइना पूरी तरीके से साथ खड़ा है ईरान के, रशिया पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है। मिसाल के तौर पे आप जाइएगा ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे एक जनरल थे, उन्होंने ये कबूल किया था जब ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था कि पाकिस्तान की साइड को हमारी साइड की पूरी जानकारी थी, विजिबिलिटी थी। उनको पता था
कि हमारी कौन सी चीज कहाँ है। तो इसको लड़ाई कहते हैं आज। इसको हम बोलते हैं कैपेबिलिटीज। ये प्लेटफॉर्म की लड़ाई नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे बताया, ये हवाई जहाज की लड़ाई नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये जो दो मुल्क हैं, ईरान और इजराइल, इनके बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर में अगर आपको हवाई जहाज ले जाना है और फिर उसको वापस लाना है, उसको अपने मिशन भी करने हैं, तो उसके लिए उसको रिफ्यूलर चाहिए होते हैं, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट। जबकि आप मिसाइल में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया है, जैसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, इन्होंने फोकस रखा है, ईरान ने अपनी, जैसे मैंने बताया, मिसाइल्स की और ड्रोन्स की डोमिनेंस। और जहां तक चीन और रशिया का सवाल है, जितनी वो उनको मदद कर रहे हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा मदद है। ये हवाई जहाजों से मदद नहीं होती है। ये बात हमारे जितने भी एनालिस्ट हैं उनको ये समझनी पड़ेगी कि अमेरिका आज उसके पास 20वीं सदी लड़ाई की काबिलियत है, ईरान 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहा है। ये सबसे बड़ा फर्क समझने की कोशिश है। ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान का जो अहम किरदार है वो कहते हैं भारत को एक आंख नहीं मारा। पूरा भारतीय मीडिया मोदी सरकार की कहते हैं ऐसी तैसी फेर रहा है। और उसके बाद परवीन सुहानी जो कि अपने इंडिया के टॉप के जर्नलिस्ट, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का आंख का तारा बने, क्योंकि ज़रा पाकिस्तान में सारे कहते हैं अपने मामला तो तय किए जा रहे हैं। और भारत और मोदी सरकार कहते हैं मुँह चढ़ा रही है, उनको अपना कोई मुँह नहीं लगा रहा, उनको कहते हैं अपना लिफ्टिंग करवा रहा। और ज़ाहिर है मोदी सरकार की कहते हैं हरकतें, यानी कि इस किस्म के ज़ाहिर है जंग शुरू होने से पहले उन्होंने इसराइल का दौरा कर लिया और इसराइल के यानी कि अपने करीबी 200 का कहते हैं उन्होंने हक ये अदा कर दिया कि पूरी दुनिया में कहते हैं मोदी के ऊपर भी कहते हैं थूथ होना शुरू हो गया है। और भारतीय मीडिया भी कहते हैं मोदी कहते हैं सरकार की कहते हैं क्लास ले रहा है। बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा